नमस्कार साथियों, कैच इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता जयपुर से आज आपको बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में समझा रहा हूँ। तो बैंक ट्रांजैक्शन क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी भी होते हैं, लेकिन मैं आपको ये एंट्रीज क्यों समझा रहा हूँ कि बैंक ट्रांजैक्शन में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे तो किसी भी ट्रांजैक्शन में नहीं होनी चाहिए, खासतौर से बैंक ट्रांजैक्शन में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए कि जो काम बैंक ट्रांजैक्शन की एंट्री अपन करते हैं वही बैंक वाले अपने बुक्स में करते हैं। अगर अपन गलती करेंगे तो आपस में रिकनसाइल नहीं होंगे खाते, तो ये अपन को ध्यान रखना है। और बैंक की एंट्री बहुत ईजी होती है। मतलब सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको जो समझाया था पहचान के बारे में, बैंक कौन सा खाता होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। बैंक क्या है? इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, तो बैंक हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। मतलब कई स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं सर बैंक तो रियल अकाउंट है, कैश रियल बोलते हो। तो मैंने उनको अच्छी तरह समझाया भाई बैंक है, कंपनी इंस्टीट्यूशन है, बैंक हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। उन्होंने कहीं से टैली पढ़ी है तो वो इसमें जिद्दी कर रहे थे कि सर रियल अकाउंट बताया हमें। अब दोस्तों किसी ने कुछ बता दिया गलत तो वो सही नहीं हो सकता। तो आप देखो बैंक हमेशा क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। बैंक एज ए आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी है, तो इसमें पर्सनल अकाउंट के नियम लागू करने हैं। तो पर्सनल अकाउंट के नियम क्या बताए थे मैंने? जब भी बैंक ट्रांजैक्शन की एंट्री करो, पर्सनल नियम, अकाउंट्स के नियम फॉलो करने हैं। बैंक पाने वाला है तो बैंक खाते को क्या करना है? अपन को डेबिट करना है, और बैंक देने वाला है तो क्रेडिट करना है। और इससे भी सिंपल मेथड एक मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे लाइफ में बैंक की एंट्री में डेबिट क्रिएट करते समय दोस्तों कभी गलती नहीं होगी। आप जब भी संबंधित बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन की एंट्री करो तो हमेशा अपने बैंक बैलेंस को ध्यान में रख के एंट्री करो। ये अपन को किसी भी ट्रांजैक्शन में लगता है कि अपना बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बैंक खाता दोस्तों क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा, कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। तो बैंक का बैलेंस दोस्तों कब बढ़ता है? जब बैंक में अपन कोई कैश जमा करा रहे हैं, कोई चेक जमा करा रहे हैं, कोई कस्टमर डायरेक्ट जमा करा रहा है अपने बैंक में, या बैंक अपने खाते में डायरेक्ट कोई पैसा जमा कर रहा है किसी भी माध्यम से, तो हर कंडीशन में बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक खाता हमेशा दोस्तों क्या होता है? डेबिट होता है। इसी तरीके से अपन को दोस्तों लगता है कि किसी भी बैंक ट्रांजेक्शन में बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक खाता हमेशा क्या होगा दोस्तों? क्रेडिट होगा। तो बैंक का बैलेंस दोस्तों कब कम होता है? बैंक से कोई विड्रॉल किया अपन ने, कैश वगैरह, या लोगों को जो चेक इशू किए थे बैंक से विड्रॉल हो गया अपने, या बैंक ने हमारे खाते में कोई ऑनलाइन पेमेंट हमारे माध्यम से हमारे आदेशानुसार कर दिया, या कोई चार्जेस डेबिट कर दिया, तो प्रत्येक कंडीशन में बैंक का बैलेंस अपना कम हुआ है तो बैंक खाता क्या करना है दोस्तों? क्रेडिट करना है। तो ये मैं बहुत सिंपल टेक्निक से अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, तो ये मेरे वीडियो आप बराबर ध्यान से सुनोगे तो डेबिट क्रेडिट में बिल्कुल एकदम सक्षम हो जाओगे, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आज ये बैंक से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन की एंट्रीज के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट है अपना, बैंक में कई तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं दोस्तों। बैंक डिपॉजिट एंट्री भी होती है, जमा संबंधी सौदे भी होते हैं, बैंक से पेमेंट के सौदे भी होते हैं, बैंक ड्राफ्ट से संबंधित सौदे भी होते हैं, और जो चेक रिटर्न से संबंधित एंट्रीज भी आती है, बैंक लोन की भी एंट्री होती है। तो ये सभी ट्रांजेक्शन की अपन को एंट्री आनी चाहिए, जिससे अपने अकाउंट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं और बैंक रिकॉन्सिलेशन वगैरह में कभी दिक्कत नहीं आती है अपन को। तो आज अपन पढ़ रहे हैं बैंक डिपॉजिट एंट्री, बैंक जमा संबंधी सौदे। तो फर्स्ट है बैंक में पैसा जमा कराने पे क्या एंट्री होती है दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है सेकंड, यदि किसी व्यक्ति से चेक प्राप्त हुआ और उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा दिया सेम डे, तब क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल मोहन से 10,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू मोहन, क्रेडिट 10,000 रुपये। थर्ड है, यदि किसी व्यक्ति से चेक प्राप्त हो और उस चेक को उस दिन किसी कारण से अपन ने बैंक में जमा नहीं कराया, तो वो चेक अपने पास ही रहता है, अपने हाथ में ही रहता है,
तो कई अकाउंटेंट इसकी एंट्री करते नहीं है, मतलब वो जब बैंक में जमा कराते हैं नेक्स्ट डे या जब भी जमा कराते हैं जब भी करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कई गलती होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ये मैंने खुद ने डेवलप किया, जब भी कोई चेक प्राप्त हो और उस चेक को अपन उस दिन जमा नहीं करा पाए तब भी अकाउंट्स में उसकी एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे अपन को। एक तो पार्टी का हिसाब अप टू डेट रहेगा और चेक जमा कराते समय कोई भूल चूक नहीं होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है चेक प्राप्त कर लिया अपन ने पार्टी से और उसको दराज में रख दिया, अकाउंटेंट भूल गया डायरी में रख के, या चेक अधिकतर क्या सेठ जी जेब में रख के ले जाते हैं, 10 दिन तक घर पे पड़ा रहा सेठ जी के, तो टाइम पे अपन को जमा नहीं करा पाए बैंक में। तो पहला लॉस क्या हुआ, जब तक उस चेक की एंट्री नहीं करेंगे अपन तो पार्टी का खाता अप टू डेट नहीं हुआ। सेकंड, अपन को कोई रिमाइंडर दिलाने वाला नहीं कि किसका चेक प्राप्त हुआ और टाइम पे जमा नहीं हुआ बैंक में। सबसे बड़ा लॉस ये हो गया है, क्योंकि मैंने बोला कि अधिकतर बिजनेस क्या चलते हैं आजकल, लोन के भरोसे चलते हैं, सीसी लिमिट के भरोसे चलते हैं, ओडी के भरोसे चलते हैं, तो पर डे के हिसाब से ब्याज लगता है बैंकों में। तो अपन टाइमली अगर चेक, तो यदि बैंकों में टाइमली चेक जमा कराते रहेंगे बैंकों में तो सबसे बड़ा फायदा क्या करेंगे बिजनेस में, अपन इंटरेस्ट बचा देंगे, पर डे का इंटरेस्ट बचाएंगे। और अकाउंटेंट की जो सैलरी होती है, अपनी सैलरी अपन खुद ही निकाल सकते हैं, तो एक बिजनेसमैन को आपको अकाउंट्स की सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिस्टम अपन को अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या एंट्री करेंगे, जैसे मोहन से 10,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ और आगे मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो उस तारीख को वो चेक अपने हाथ में ही है, तो अकाउंटेंट को इसकी एंट्री करनी चाहिए। उस दिन क्या एंट्री करेंगे अपन, चेक इन हैंड खाता खोल लीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट और टू मोहन 10,000 रुपये से एंट्री करेंगे अपन। तो चेक इन हैंड खाते को डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक में तो यही नहीं चेक अपने हाथ में ही है, और मोहन को क्रेडिट करेंगे। इससे क्या फ़ायदा हो गया, मोहन का खाता अप टू डेट हो गया, आप कभी भी चेक जमा कराओ कोई भूल चूक नहीं होगी, मोहन से कभी भी अपना रिलेशन ख़राब नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है चेक प्राप्त हो गया, अपन ने उसकी एंट्री नहीं की और 10 दिन बाद उस चेक को जमा करा रहे हैं, तो 10 दिन बाद ही एंट्री करता है अकाउंटेंट। तो मोहन का हिसाब देखते हैं तो 10,000 का बैलेंस बोलता रहता है, और मोहन को फ़ोन लगा देते हैं, भैया पेमेंट नहीं भेजा, मोहन बोलता है भाई चेक तो मैंने आपको भिजवा दिया, तो अपनी एक गुडविल खराब होती है। दूसरा क्या है, चेक इन हैंड खाते का एक डेबिट बैलेंस बोलता रहेगा 10,000 रुपये, जब तक उस चेक को जमा नहीं कराओगे आप। तो उससे क्या होगा, अपन को रिमाइंड याद रहेगी इस चेक को जमा कराना है बैंक में, उससे मोटा खर्चा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का। तो दोस्तों ये सिस्टम जरूर एडॉप्ट कीजिए आप, मतलब तो मोहन से 10,000 का चेक प्राप्त हो, उसकी एंट्री हो गई उस दिन, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब नेक्स्ट डे है, मोहन से प्राप्त चेक को बैंक में जमा करा दिया, मतलब इस चेक को अपन ने क्या करा दिया, जैसे सपोज करो ये 1 अप्रैल को प्राप्त हुआ अपन को और 2 अप्रैल को अपन ने इसको बैंक में जमा करा दिया, मोहन का जो 10,000 का चेक था। तो 2 तारीख को अपन क्या एंट्री करेंगे दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये और टू चेक इन हैंड 10,000 रुपये। यहाँ मोहन को दोबारा नहीं करेंगे क्रेडिट, क्योंकि मोहन को ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। तो अपन देखेंगे चेक इन हैंड खाता अपना रिकनसाइल होता रहेगा कि ये डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ, तो कोई भूल चूक नहीं होगी मतलब। और नेट एंट्री देखेंगे तो वही बची बैंक टू मोहन अपने, लेकिन अपना एक सिस्टमेटिक काम हो गया अकाउंट्स का। तो ये सिस्टम जरूर एडॉप्ट करना, मतलब नेट, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है बैंक द्वारा हमारे बैंक खाते में कोई इंटरेस्ट आदि जमा करने पे प्रविष्टि। जैसे बैंक ने 500 रुपये ब्याज के हमारे खाते में जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट करेंगे अपना, वही बैलेंस बढ़ गया। इसमें दिमाग लगा के ध्यान रखो, मैंने शुरू में बताया था कि कई एंट्री में अपन को दिक्कत आती है, तो हमेशा ये दिमाग लगा के देख लेंगे बैंक का बैलेंस बढ़ा गया, तो बैंक अपन को घर पे तो देने याद आएगा कोई ब्याज आदि। तो ये एंट्री प्रैक्टिकल में अपने क्या करते हैं, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट को देख के करते हैं एंट्री। इसी तरीके से किसी कस्टमर द्वारा सीधे हमारे बैंक खाते में कोई राशि जमा कराने पे प्रविष्टि। कई बार बाहर की पार्टी होती है तो वो सीधे डिपॉजिट स्लिप भर के या ऑनलाइन के माध्यम से हमारे बैंक खाते में ट्रांसफ़र करा देते हैं, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और टू पार्टी। यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखना है
कि कस्टमर ने कोई कैश जमा कराया या चेक जमा कराया, उससे अपन कोई मतलब नहीं है। अगर उसने इंटीमेशन दी है कि भाई मैंने आपके खाते में ये जमा करा दिया, तो सीधी अपन एंट्री कर लो बैंक अकाउंट डेबिट और टू पार्टी। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन ने हमारे बैंक खाते में 10,000 रुपये नगद जमा करा दिए और अपन को इंटीमेशन दे दी कि आज मैंने 10,000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करवा दिए, जमा करा दिए। तो अपन क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। अपन नरेशन नीचे लिख दो एंट्री में, कैश ऑफ ₹10,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई मोहन इन योर अकाउंट। तो दो एंट्री करने से कोई मतलब नहीं है, सीधा अपन पार्टी को क्रेडिट कर लो, बैंक को मोहन कर लो। मतलब इसी तरीके से मोहन ने 10,000 का चेक जमा करा दिया हमारे बैंक खाते में सीधे, तो वही बैंक टू मोहन करेंगे अपने। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो ये बैंक जमा संबंधियों में एक सिंपल टेक्निक ध्यान रखो कि जब भी हमारे बैंक खाते में कोई राशि जमा कराई जाती है तो उस दिशा में बैंक खाते को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट, या किसी सौदे से बैंक का शेष बढ़ता है तो बैंक खाता हमेशा डेबिट होगा। तो ये बैंक डिपॉजिट ट्रांजेक्शन में ध्यान रखिए। नेक्स्ट भी ले लेता हूँ मैं, बैंक पेमेंट एंट्री। बैंक भुगतान संबंधी सौदे क्या होता है, फर्स्ट है बैंक से पैसा विड्रॉल किया व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए निकालेंगे अपना पैसा, नहीं भी लिखा है तो व्यापार के लिए मानेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे। सेकंड है लेकिन व्यापारी मतलब मालिक खुद के निजी प्रयोग के लिए बैंक से पैसा यूँ निकालता है, विड्रॉल करता है, उस दिशा में क्या करेंगे अपन, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, क्योंकि वो पैसा व्यापार में नहीं आएगा, मालिक खुद यूज ले रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो जब तक निजी शब्द नहीं लिखा उसको व्यापार के लिए मानेंगे, लेकिन निजी शब्द आ गया तो ड्राइंग्स टू बैंक करेंगे, ध्यान रखना आपने। थर्ड है किसी व्यक्ति को चेक से भुगतान किया जाता है, जैसे बैंक अपन को चेक बुक इशू करती है तो लोगों को अपन चेक इशू करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं मतलब। तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टी अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। क्योंकि चेक दे दिया अपन ने तो ये मानेंगे भाई बैंक से पैसा निकलेगा अपना, बैंक से विड्रॉल हो जाएगा चेक। तो ये नहीं कि विड्रॉल के समय ध्यान रखिए, अपन तो चेक इशू करते समय एंट्री कर दो उसी तारीख में, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट है फोर्थ है बैंक द्वारा हमारे बैंक खाते में कोई बैंक शुल्क या अन्य शुल्क डेबिट किए जाने पे प्रविष्टि। ये प्रैक्टिकल में दोस्तों एंट्री कहाँ से पता लगती है, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक से। तो एंट्री होगी बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे दिमाग लगाओ तो अपना बैंक का बैलेंस कम हो गया तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके फिफ्थ है बैंक द्वारा हमारे स्थायी आदेशानुसार कोई बैंक खाते में पेमेंट किए जाने पे प्रविष्टि। जैसे बैंक को अपन स्थायी आदेश दे देते हैं कि अपनी कोई किस्त डेबिट हो रही है डायरेक्ट अपने एज पर एग्रीमेंट, ECS सिस्टम से कोई पैसा डेबिट हो रहा है, या टेलीफोन डिपार्टमेंट का सीधा बिल पेमेंट डेबिट हो रहा है, या अपनी कोई इंश्योरेंस की किस्त डेबिट हो रही है, तो ये या ऑनलाइन माध्यम से अपन ने कोई पेमेंट कर दिया, तो प्रत्येक दिशा में बैंक का बैलेंस कम हुआ है। और जिस भी पर्सन को पार्टी के लिए पेमेंट किया तो पार्टी टू बैंक हो जाएगी, और कोई एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट किया तो एक्सपेंसेस टू बैंक कर देंगे मतलब। तो ये ध्यान रखना है मतलब। तो ये पेमेंट संबंधी एंट्रियों में ध्यान रखना है। और इसी की कोई शॉर्ट टेक्निक, जब भी हमारे बैंक से कोई भुगतान होता है तो उस दिशा में बैंक खाते को हमेशा क्या करेंगे दोस्तों, क्रेडिट करेंगे मतलब। या अन्य सौदों में किसी भी सौदे से बैंक का बैलेंस कम होता है तो बैंक खाता हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा मतलब। तो दोस्तों ये जमा और भुगतान संबंधी प्रविष्टि है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैंक से रिलेटेड बाकी बची हुई एंट्री और अच्छी तरह समझाऊंगा। वो अपनी जो एंट्रीज है, बैंक ड्राफ्ट संबंधी एंट्री रह जाएगी, बैंक लोन और विचार संबंधी एंट्री। तो ये सभी तरह की एंट्री समझा के आपको बैंक प्रविष्टि में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोस्तों मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये मेरे वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। और आपने अभी मैं 2-3 वीडियो अभी आपको कंटिन्यू डाले हैं तो आपने देखा होगा मैंने शुरू में कोई आपको किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की, सीधा पढ़ाने पे ध्यान दिया है। तो क्योंकि कई स्टूडेंट बोले शुरू में कई वीडियो मैंने देखते हैं लोग कि अपन बातें करते हैं फिर पढ़ाना चालू करते हैं तो स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मैं आज आपको शुरू से ही पढ़ाना चालू किया है। लेकिन मैं ये लास्ट में आपको इसलिए बोलता हूँ कि जो भी वीडियो मेरे देखते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, ये आपको जो वीडियो मैंने कैच इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहे हैं, लेकिन सारे वीडियो नहीं आएंगे उस पर। जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनको टाइम टू टाइम सारे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ इंडिविजुअल,
उनको सबसे बड़ी चीज़ है नोट्स शेयर कर रहा हूँ, जो भी मेरे वीडियो के नोट्स हैं, प्लस सबसे मेन चीज़ है क्वेश्चंस, वो आपको नहीं मिलेंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे। तो आप मेरे से जल्दी जुड़िए। और मैं दोस्तों पहले ही बता चुका कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मेरे MCTI कोर्स में 20 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मैनुअल कंप्यूटराइज कम टैक्स इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट, इसकी बहुत ही नॉमिनल फीस रख रखी है मैंने। मात्र 15,000 रुपये फीस है और 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन है। तो अभी मैंने कर भी रखा है, आप 1100 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करके मेरे से जुड़िए। और बैलेंस फीस जो बचती है आप 15 जून के बाद जमा करा दीजिए। और आपको 15,000 रुपये एक साथ जमा कराने में दिक्कत है, 2 किस्तों में जमा करा सकते हो। फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत है तो आप मेरे से बात कीजिए, मैं उसको और किस्तें बढ़ा दूंगा। और मैंने ये स्टूडेंट से वादा भी कर लिया है कि 15,000 रुपये जो फीस है आप ऑनलाइन के माध्यम से जमा करा रहे हो और ऑनलाइन के माध्यम से ही मेरे से पढ़ रहे हो। फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, बाद में कभी ऑफलाइन करना चाहता है वो, तो उससे मैं ऑफलाइन की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लूँगा, इसी 15,000 रुपये फीस पे पढ़ाऊँगा। और दोस्तों जयपुर में सबको मालूम है यही कोर्स में 30,000, 35,000, 40,000 रुपये फीस ली मेरे पुराने स्टूडेंट, सबको मालूम है। तो ये इस कोरोना महामारी को देखते हुए और एक मेरे दिल में जो आया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ये सभी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने ये फीस कम की है। तो इसका आप मतलब ये समझ के फ़ायदा मत उठाइए कि सर ने फीस कम कर दी, आप इसको वही 40,000 फीस समझ के पढ़िए। और अब मैंने एक बिल्कुल कर दिया नो डिस्काउंट नो फीस, कोई डिस्काउंट नहीं है फीस में, ये एक फिक्स फीस कर दी है 15,000 रुपये, किसी को भी कोई डिस्काउंट नहीं है क्योंकि मैंने बहुत नॉमिनल फीस कर दी है। 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है साथ में, इसमें आपको लाइफ टाइम सुविधा मिलेगी। तो अगर आप मेरे सारे वीडियो देखिए अच्छे लगते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत रजिस्टर्ड होइए और टाइम टू टाइम अपनी फीस जमा कराते रहिए, जिससे आपको सारी अकाउंटिंग समझ में आती रहेगी। और फिर मैंने आपसे ये वादा कर लिया आज कि जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को तो जब भी ऑफलाइन क्लास होगी आप दोबारा से मेरे से, अगर समझ में नहीं आया तो आपको पूरा कोर्स में आपको दोबारा ऑफलाइन में समझा दूंगा, कोई फीस नहीं लूँगा दोबारा। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रॉब्लम के लिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइफ टाइम सुविधा है, कभी भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय हिंद।